हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बोकैटायन क्या होता है? जब हम कोई भी रिएक्शन को करते हैं और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो ड्यूरिंग रिएक्टेंट नाउ कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो वहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, लाइक कार्बोएनाइन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन के जैसे। तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमारे पास है कि व्हाट इज़ द कार्बोकैटायन। कार्बो का मतलब है कार्बन से, कैटायन का मतलब है कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज से, कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। और कार्बोकैटायन जो होते हैं ये ऐसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं जो कि शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, साथ ही साथ ये वेरी रिएक्टिव भी होते हैं, मतलब थोड़े कुछ टाइम के लिए ये बनते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तभी तो आगे ये कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। अब बात आती है कि फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन जब कार्बन का किसी के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना होता है विद द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है। यहाँ पे जनरली हम ये कह सकते हैं कि जब कार्बन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ होता है, तो इन दीज कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में वहाँ पे उन दोनों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। वो कैसा होगा? हिट्रोलाइटिक क्लीवेज के ज़रिए कार्बन और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उन दोनों का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या होगा कि जो दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है कार्बन से वो लेके चला जाएगा। ऐसे क्लीवेज को हम लोग हिट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं, कि जहाँ पे दोनों से ड्यूरिंग जो बॉन्ड बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है, जब उनमें क्लीवेज होती है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ग्रुप लेके निकल जाए। ऐसे क्लीवेज को हिट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। और हिट्रोलाइटिक क्लीवेज से ही कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन लाइक स्पीसीज जनरेट होती है, ठीक है। अब बात आती है द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स अवे बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों के दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा। विल द कार्बन लूज, कार्बन क्या करेगा? लूज कर देगा अपना भी एक इलेक्ट्रॉन और एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मिथाइल क्लोराइड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कार्बोकैटायन का। तो हमारे पास एग्जाम्पल है मिथाइल क्लोराइड का। तो मिथाइल क्लोराइड में क्या है? क्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द कार्बन से। बोथ इलेक्ट्रॉन टेक, मतलब क्लोरीन जो है दोनों के दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? कार्बन एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज को। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे इथाइल कार्बोकैटायन होगा, OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब बात आती है कि जो कार्बोकैटायन होता है वो एक आयन होता है और हाईली अनस्टेबल भी होता है। आयन तो होता है, साथ ही साथ वो हाईली अनस्टेबल भी होता है। और उसमें कंडीशन क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। तो उस कंडीशन में कार्बन के कितने टोटल होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, बट अब हो कितने जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके वैलेंस शेल में। कार्बन को जरूरत होती है, नीड इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन को जरूरत है अपनी इलेक्ट्रॉन की टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। एंड हेंस इसीलिए जो भी ये इंटरमीडिएट बनते हैं ये शॉर्ट लाइफ के साथ साथ हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कार्बोएनाइन था उसकी स्ट्रक्चर कैसे थी? प्लेनर थी, लाइक अमोनिया के जैसे थी। तो ऐसे कार्बोकैटायन की अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है, जिसमें जो ये p ऑर्बिटल्स होती हैं ये इम्पटी p ऑर्बिटल होती है। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कार्बोकैटायन को? सबसे पहला फैक्टर आता है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वन इज़ द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड थर्ड वन इज़ द रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम कार्बोकैटायन के ऊपर मतलब एल्काइल ग्रुप को लगा देंगे, ऐसे ग्रुप को हम देखेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों सेम ही है। इंडक्टिव में R ग्रुप लगाएंगे तो R ग्रुप के साथ एल्काइल ग्रुप मीन्स मिथाइल ग्रुप होगा, तो उसके साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशंस भी होंगे। रेजोनेंस में हम लोग बेंजाइल ग्रुप को देखने वाले हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है? देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में कहता है कि ये अपने पास है टर्सरी कार्बोकैटायन, दिस वन इज़ द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन और सिंपली मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे इसके पास, इस टर्सरी कार्बोकैटायन के पास 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के जैसे बिहेव करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये जो है
इसको इलेक्ट्रॉन देने लग रहे हैं, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने लग रहे हैं, यहाँ से देने लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इसके पॉजिटिव चार्ज को कहीं ना कहीं मतलब कम किया जा रहा है देके, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज को कम किया जा रहा है, तो इट मीन्स दे आर द मोर स्टेबल, ये स्टेबल होगा कंपेयर टू सेकेंडरी से एंड प्राइमरी से। और मिथाइल इज़ द वेरी मतलब सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है जो कि डोनेट कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टेबलाइज तो कर रहा है, बट इसमें कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई डोनेट करने वाला नहीं है, तो इसकी जो डेफिशिएंसी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वो रहेगी। एल्काइल ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसका काम होता है कि ये डिक्रीज कर देता है पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को, जिससे इंक्रीज हो जाती है स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा उस कंडीशन में। अब बात अगर हम करें जितना ज़्यादा हाइपर, और दूसरा पहला फैक्टर तो इंडक्टिव इफेक्ट का हो गया, सेकंड फैक्टर इसका ये भी है, अगर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन को देखोगे तो यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ द डोमिनेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डोमिनेंट रहेगा देन इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में मतलब यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 6, जितना ज़्यादा इंडक्टिव उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में दोनों की कंडीशन में अब क्या होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होता है। अब बात आती है कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन। देखो जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना उतना कम क्या होगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ होगा तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ये हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन में ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट हो गई ऑल ऑफ बेंजीन के कार्बन के ऊपर, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो स्टेबिलिटी भी क्या हुई है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है उस कंडीशन में, और चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो गया। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी कम होती है, और चार्ज का जब मैग्नीट्यूड कम होता है तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि यहाँ पे देखो कितने नंबर 1 2 3 4 रेजोनेंस, मतलब टोटल इसके कितने रेजोनेंस बनेंगे, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, तो मतलब 5 बार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मोर इज़ द स्टेबल। नेक्स्ट आता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन की। जब हम बात करते हैं तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन में ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जब यहाँ पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो मीन्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, लेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेस द स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी कम है कंपेयर टू बेंजाइल कार्बोकेटाइन की कंपैरिजन में। अब बात आती है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। जब हम इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के ऊपर कुछ ग्रुप्स को अटैच कर दें इसके पैरा पोजिशन पे, लाइक द अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला ग्रुप लगा दें या कोई विड्रोइंग ग्रुप लगा दें या ऐसा ग्रुप लगा दें जो डोनेट करे बाय रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो अगर हम ये वाला ही कंडीशन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, रेजोनेंस हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा दिया जो कि क्या कर रहा है, ये कार्बोकेटाइन तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है जिसका ये क्या करेगा, ये इस कार्बोकेटाइन को और भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप के कारण। नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर होने के कारण ये इसको और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा थ्रू रेजोनेंस के जरिए। तो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस CH2 कार्बोकेटाइन के ऊपर इंक्रीज होगी बट थ्रू रेजोनेंस से। यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है मिथाइल ग्रुप है, इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा CH2 कार्बोकेटाइन के ऊपर बट हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए। इन दोनों के अंदर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर रेजोनेंस डोमिनेंट होता है देन हाइपर कॉन्जुगेशन से। जितना मोर चार्ज मैग्नीट्यूड, जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा
उतनी ही स्टेबिलिटी कम होगी, जितना कम चार्ज मैग्नीट्यूड होगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। नाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। सेम ऐसे ही OH ग्रुप भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू रेजोनेंस से, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ये जो है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा थ्रू रेजोनेंस से। मिथाइल ग्रुप है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट यहाँ पे इंडक्टिव प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो यहाँ पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बट इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस डोमिनेंट होता है, ये बात को भी याद रखना। तो यहाँ पे पहले सेकंड आएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है सबसे मतलब स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर थर्ड, ऐसी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। स्टेबिलिटी एक और एग्जांपल है कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसको हम बोलते हैं CPM। यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसमें देखो, यहाँ पे कोई और अदर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो अब इसकी ये क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है देन कंपेयर टू बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। तो देखो यहाँ पे जो है ये इसलिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ इस वाले के अंदर डांसिंग रेजोनेंस है, इसने कोई रेजोनेंस तो कंटेन नहीं किया हुआ है, बट फिर भी इसमें कौन सा रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस है। डांसिंग रेजोनेंस कुछ नहीं है, नथिंग है, बट ये एक एंगल स्टेन है। एंगल स्टेन का मतलब है कि जनरली अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखो नॉर्मली जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नेम कैसे आया, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल, और ये कोई मिथाइल ग्रुप था, जब इसने एक अपने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो वहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोमिथाइल कार्बोकेटाइन। इस कंडीशन में क्या होती है कि नॉर्मली इनके बीच का जो एंगल है, मतलब ये जो कार्बन है फर्स्ट और ये सेकंड, ये जो कार्बन है ये एक sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 109 डिग्री का होना चाहिए, बट 109 डिग्री का नहीं है, इसमें 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ड्यू टू मतलब 60 मतलब इनमें जो है एंगल्स कम है, एंगल कम है 60 डिग्री का है, जिससे इनमें क्या होगा कि एंगल का स्ट्रेन होगा। एंगल के स्ट्रेन को कम करने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पे इसके बिल्कुल एक्सिस में ये ओवरलैपिंग हुई है, तो क्या होगा कि ये थोड़ा बेंडिंग में, मतलब आउटसाइड होगी, मतलब इस वाली लाइन से थोड़ी सी बाहर बेंडिंग होगी, क्योंकि एंगल स्ट्रेन को मतलब एंगल को बढ़ाने के लिए, जिससे इसका एंगल स्ट्रेन कम हो जाए। तो बॉन्ड एंगल जब डिक्रीज होता है, जब बॉन्ड एंगल को हम लोग बढ़ाने के लिए इसकी ओवरलैपिंग थोड़ी आउटसाइड करवाएंगे, तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है पाई बॉन्ड में, इसलिए इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका सिग्मा बॉन्ड वीक होगा। जब एंगल स्ट्रेन को हम कम करेंगे ना, तो यहाँ पे इसके सिग्मा बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में, तो इसलिए यहाँ पे पाई, सिग्मा और पॉजिटिव, सिग्मा पाई पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन भी अप्लाई होता है जनरली। और अगर हम इसका रेजोनेंस की बात करें तो क्या होगा कि ये जो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, तो जनरली यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है इसके CH2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। रिलेटिव स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जितने भी कार्बोकेटाइन उनकी, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, CPM है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन हो गया, ये एक एरोमेटिक कार्बोकेटाइन हो गया, बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो गया, एलाइलिक, टर्सरी, फिर सेकेंडरी एंड प्राइमरी, फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन और विनाइलिक, इथेनाइल, और फिर हो गया अपने पास फिनाइल कार्बोकेटाइन। तो ये तो था रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑल कार्बोकेटाइन का ऑर्डर, कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो CPM है, वो CPM कार्बोकेटाइन है।